बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। अब हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी मेटल की प्रॉपर्टीज़ को किस तरह एक्सप्लेन करती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे थर्मल कंडक्टिविटी को। थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब है ईज ऑफ फ्लो ऑफ हीट, ईज ऑफ फ्लो ऑफ हीट थ्रू अ सब्सटेंस। किसी सब्सटेंस में से हरारत जितनी आसानी से गुजर सकती है, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। द ईज ऑफ फ्लो ऑफ हीट थ्रू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड थर्मल कंडक्टिविटी। अगर हरारत ज़्यादा आसानी से गुजर सके, हीट ज़्यादा आसानी से पास हो सके, तो हम कहेंगे कि इस सब्सटेंस की थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा है। और मेटल में से हीट बड़ी आसानी से पास हो जाती है। हीट फ्लोज थ्रू मेटल वेरी इजीली। इट मीन metals are very good conductor of heat, and in other word we can say metal have high thermal conductivity. The flow of heat through substance is called thermal conductivity, and metals are very good conductors of heat. अब मेटल हीट की वेरी गुड कंडक्टर क्यों होती हैं? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ये बात जहन में रखिएगा कि हम इस प्रॉपर्टी को इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर रहे हैं। और जब भी मेटल की किसी प्रॉपर्टी को हम इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी से एक्सप्लेन करेंगे, तो उसमें ये बात ज़रूर जहन में रखनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी कहती है कि मेटल की तमाम प्रॉपर्टीज़ इस वजह से हैं कि मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब मेटल इज़ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट बिकॉज मेटल है फ्री इलेक्ट्रॉन। अब फ्री इलेक्ट्रॉन का क्या रोल है फ्लो ऑफ हीट में? जब आप किसी मेटल को हीट करते हैं, चाहे वो मेटल का पीस हो या मेटल का रॉड हो, जब आप उसे हीट प्रोवाइड करते हैं तो इलेक्ट्रॉन हीट अब्जॉर्ब करते हैं। हीट अब्जॉर्ब करने से उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। और इलेक्ट्रॉन की जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, वो अपने नेबरिंग इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन हीट सोर्स के करीब है वो हीट अब्जॉर्ब करेगा, नियरेस्ट इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करेगा, वो इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करेगा, वो इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करेगा। इस तरह हीट ट्रांसफर होगी। और चूंकि ये इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, दे मूव फ्रीली इन द बल्क ऑफ मेटल। सिमिलरली मेटल के जो कैटाइंस हैं, जो उनके कर्नल्स हैं, वो भी हीट अब्जॉर्ब करते हैं और अपने नेबरिंग कैटाइन से कोलाइड करते हैं और हीट को नेक्स्ट ट्रांसफ़र करते हैं। इस तरह हीट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करती है। व्हेन अ पीस ऑफ मेटल और मेटल रॉड is heated, its atoms absorb heat energy and kinetic energy of kernels and valence electron increases. कर्नल की एनर्जी भी इंक्रीज हो जाती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी इंक्रीज होती है। इलेक्ट्रॉन्स एंड कर्नल कोलाइड विद देयर नेबर्स। इलेक्ट्रॉन जब हीट अब्जॉर्ब करते हैं वो अपने नेबर से कोलाइड करते हैं और हीट ट्रांसफ़र कर देते हैं। इस तरह कर्नल्स भी जब हीट अब्जॉर्ब करते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, वो अपने नेक्स्ट नेबर से कोलाइड करते हैं और हीट उन्हें ट्रांसफ़र कर देते हैं। इस तरह हीट फ्लो करती है फ्रॉम हाटर पार्ट टू कोल्डर पार्ट। ये देखिएगा, ये हीट सोर्स है, यहाँ से आपने हीट प्रोवाइड की। इलेक्ट्रॉन्स ने, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उन्होंने हीट अब्जॉर्ब की और कर्नल्स ने भी हीट अब्जॉर्ब की। वो अपने नेक्स्ट नेबर से जब कोलाइड करेंगे तो हीट विल फ्लो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इंक्रीज इन टेम्परेचर increases translational kinetic energy of valence electron and vibrational kinetic energy of kernels. जब हीट प्रोवाइड करेंगे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। टेम्परेचर इंक्रीज करने से वैलेंस इलेक्ट्रॉन की ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी और कर्नल्स की वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी एंड फ्लो ऑफ हीट विल टेक प्लेस
and this flow of heat will continue until all parts of metal get same temperature. ये देखिएगा, ये ब्लू सर्कल्स ये इलेक्ट्रॉन्स हैं और ऑरेंज सर्कल ये कर्नल्स हैं. When they will be heated, they will transfer heat from high temperature to low temperature. अब electrical conductivity of metal, it is also due to free electron. मेटल के पीस में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, दैट आर एक्चुअली वैलेंस इलेक्ट्रॉन. ये इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करते हैं, लेकिन इनकी ये मूवमेंट रैंडम है, जिगजैग मूवमेंट है. अलबत्ता जब आप किसी पीस ऑफ मेटल को या किसी मेटल रॉड को इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर दें, देन ये मूवमेंट यूनिडायरेक्शनल हो जाएगी. In absence of electric field, flow of electron is random. But in presence of electric field, flow of electron is organized. Now electron will move from anode to cathode, and flow of electron is called electric current. Metals are very good conductor of electricity as well. यानी metals जिस तरह heat के अच्छे conductor हैं, इस तरह electricity के भी अच्छे conductor हैं. In metals, valence electrons are delocalized. मेटल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन delocalized होते हैं. They move randomly. But when electric field is applied across metal rod or metal piece or metal sheet, then in presence of electric field, valence electron move toward positive electrode and new electron enter into metal piece from negative electrode. अब ये जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन हैं, दे विल प्रोवाइड बफर टू अवॉइड रिपल्शन बिटवीन कर्नल्स. अब जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, इट इज यूनिडायरेक्शनल. ये देखें, ये ब्लू ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इनकी मूवमेंट रैंडम है. इसलिए हम इस थ्योरी को इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी कहते हैं, क्योंकि जिस तरह गैस के मॉलिक्यूल कंटिन्यूअस रैंडम मोशन में होते हैं, इसी तरह मेटल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कंटिन्यूअस रैंडम मोशन में होते हैं. लेकिन जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं तो ये मोशन रैंडम नहीं होती. अब ये मोशन ऑर्गेनाइज्ड हो गई है. अब ये ए से बी की तरफ, एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, एंड दिस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. अगेन ये देखिएगा, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन मेटल में एंटर होते हैं और पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन से एग्जिट कर जाते हैं. ये ऐसी है जैसे किसी पाइप से वाटर फ्लो करता है, इसी तरह मेटल वायर से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं. एंड दिस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. ये देखिएगा, दिस इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज रैंडम. और नीचे जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया तो इलेक्ट्रॉन अब मूव कर रहे हैं कैथोड की तरफ, और ये मूवमेंट ऑर्गेनाइज्ड है, ऑर्डर्ड मूवमेंट है. अलबत्ता जो नॉन मेटल हैं, चाहे वो लकड़ी हो, शीशा हो, प्लास्टिक हो, इनमें इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते, इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, चूँकि नॉन मेटल्स में एटम का साइज स्मॉल होता है. वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस की ग्रिप बड़ी स्ट्रांग होती है. इन नॉन मेटल्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फ्री, देयरफॉर नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. द नॉन मेटल्स लाइक वुड, प्लास्टिक, पेपर, ग्लास, दे आर पुअर कंडक्टर बिकॉज दे हैव नो फ्री इलेक्ट्रॉन. सिमिलरली chlorine, sulfur, phosphorus, they are also non-conductor because their atoms have small size and valence electrons are tightly held by nuclei. अब conductivity of alloys, मेटल के अगर एलॉयज बना लिए जाएं तो आमतौर पर उनकी कंडक्टिविटी कम हो जाती है. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ एलॉयज, जब अब मेटल से हम एलॉयज बनाते हैं
तो इंटरस्टाइसिस में एक मेटल के इंटरस्टाइसिस में दूसरे मेटल के एटम आ जाते हैं और वो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को स्लो कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट में रुकावट डाल देते हैं। इस तरह इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम हो जाती है। एलॉयज ऑफ मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज एलॉयज में होता क्या है कि एटम्स ऑफ वन मेटल फिट बिटवीन एटम्स ऑफ अदर मेटल, और वी कैन से atoms of one metal fit in interstices of other metal, and in this way flow of electron is hindered। अब इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट में रुकावट पैदा हो जाती है। ये देखें, ये जो एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पर ये प्योर मेटल है, मिडल में सब्स्टिट्यूशनल अलाय है कि एक मेटल के कुछ एटम हमने रिप्लेस कर दिए विद अदर एटम्स ऑफ अदर मेटल, और राइट साइड पर इंटरस्टिशियल अलाइज हैं, एक मेटल के एटम दूसरी मेटल के इंटरस्टाइसिस में आ गया। इस तरह वो जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट थी अब उसमें के रास्ते में रुकावट आ गई। देयरफॉर एलॉयज आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि एलॉयज में जब एक मेटल के एटम को आप दूसरे मेटल से रिप्लेस कर देते हैं या एक मेटल के इंटरस्टाइसिस में दूसरे मेटल के एटम आ जाते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को स्लो कर देते हैं। यही रोल टेम्परेचर का है। टेम्परेचर इंक्रीज करने से भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेटल की डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो मेटल के कर्नल्स की वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, और जब कर्नल की वाइब्रेशनल एनर्जी इंक्रीज होती है तो वो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को हिंडर करते हैं, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को ऑब्स्ट्रैक्ट करते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स डिक्रीज विद टेम्परेचर बिकॉज टेम्परेचर इंक्रीजेज वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ कर्नल। टेम्परेचर इंक्रीज करने से कर्नल्स की वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, और जब कर्नल्स की वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है उनकी वाइब्रेशनल मोशन ज्यादा वायलेंट हो जाती है एंड दे हिंडर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नाउ अनदर प्रॉपर्टी मैलिबिलिटी एंड डक्टिलिटी। मेटल के शीट बनाना, इस एबिलिटी को कहते हैं मैलिबिलिटी, और मेटल के वायर बनाने की एबिलिटी को कहते हैं डक्टिलिटी। ability ease of formation of sheets is called malleability, and ease of formation of wires is called ductility। वायर बनाने की और शीट्स बनाने की एबिलिटी इज कॉल्ड मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। अब मेटल मेलिएबल और डक्टाइल होते हैं, ब्रिटल नहीं होते, क्योंकि मेटालिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल है। मेटालिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल, देयरफॉर मेटल्स आर नॉट ब्रिटल। चूंकि मेटल बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल होता है इसलिए मेटल ब्रिटल नहीं होते, यानी अगर उनकी हैमरिंग की जाए, अगर उन पर फोर्स अप्लाई की जाए, अगर मेटल्स पर स्ट्रेस अप्लाई किया जाए, उनको अगर हथौड़े से हिट किया जाए तो वो ब्रेक नहीं होते। व्हेन मेटल्स आर बीटन विद हैमर दे कैन बी कन्वर्टेड टू शीट्स एंड वायर्स। जब मेटल को हैमर से बीट किया जाता है, जब मेटल पर हथौड़ा बरसाया जाता है तो मेटल ब्रेक नहीं होते बल्कि शीट्स में और वायर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो मेटल की शीट्स में कन्वर्ट होने की एबिलिटी को कहते हैं मेलिबिलिटी, और वायर्स में कन्वर्ट होने की एबिलिटी को कहते हैं डक्टिलिटी। अब ये मेलिबिलिटी और डक्टिलिटी मेटल में होती क्यों है?
क्योंकि जब आप मेटल को हिट करते हैं, ये देखें, पहले देखें कि आयनिक बॉन्ड, आयनिक कंपाउंड ब्रिटल होते हैं। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि आयनिक बॉन्ड इज ब्रिटल बट मेटालिक बॉन्ड इज आयनिक कंपाउंड्स आर ब्रिटल बट मेटल्स आर मैलिएबल एंड डक्टाइल। अब जरा उसकी एक्सप्लेनेशन देखें। जब आप किसी आयनिक कंपाउंड को हिट करते हैं तो ये आयन की लेयर स्लिप हो जाती है। आयन की लेयर स्लिप होने से, ये देखें, अपर लेयर में कैटाइन के साथ एनाइन और एनाइन के साथ कैटाइन अटैच है। जब हमने उसे हिट किया तो लेयर स्लिप हो गई। अब एनाइन एनाइन के सामने और कैटाइन कैटाइन के सामने आ गया। इस तरह एनाइन एनाइन की और कैटाइन कैटाइन की म्यूचुअल रिपल्शन की वजह से आयनिक कंपाउंड शैटर हो जाते हैं। तो ऑल दो आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल है, लेकिन आयनिक कंपाउंड ब्रिटल होते हैं क्योंकि जब आप उन्हें हिट करते हैं, जब आप उनकी हैमरिंग करते हैं, उनकी लेयर्स स्लिप होती हैं और लेयर्स के स्लिप होने की वजह से सिमिलर आयंस एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। और सिमिलर आयंस जब एक दूसरे के करीब आते हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इस वजह से आयनिक कंपाउंड ब्रेक हो जाता है। लेकिन मेटल्स में ऐसा नहीं होता। जब आप मेटल को हिट करते हैं तो ये देखिए, जब हम मेटल को हिट करते हैं, इनके कर्नल्स अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाते हैं, लेकिन इंटर डिस्टेंस बिटवीन कर्नल्स रिमेन सेम। मेटल को जब हिट किया जाता है, उनके कैटायंस अपनी जगह चेंज कर लेते हैं, लेकिन उनके दरमियान डिस्टेंस सेम रहता है, इसलिए मेटल ब्रेक नहीं होती। When stress is applied on metals, their kernels are displaced, but interkernel distance remains same. जब मेटल को हिट किया जाता है, जब मेटल पर स्ट्रेस अप्लाई किया जाता है, उनके कर्नल्स डिस्प्लेस हो जाते हैं, बट इंटरकर्नल डिस्टेंस रिमेन सेम। कर्नल्स के दरमियान डिस्टेंस सेम रहता है। हैमरिंग मे चेंज शेप ऑफ मेटल बट स्ट्रक्चर रिमेन अनचेंज्ड। अब ये वजह है कि मेटल ब्रेक नहीं होते, क्योंकि जब मेटल की हैमरिंग होती है, जब मेटल पर हथौड़े लगाए जाते हैं, तो उनकी शेप चेंज हो जाती है, स्ट्रक्चर चेंज नहीं होती। देयरफॉर मेटल्स आर अनब्रेकेबल इवन व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन देम। तो जब मेटल पर फोर्स अप्लाई भी कर दी जाए, जब मेटल को हिट किया जाए, तो भी उनकी शेप चेंज होती है, स्ट्रक्चर चेंज नहीं होती। जबकि आयनिक सॉलिड्स की जब हैमरिंग होती है, उनकी स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है। ये देखें जी, ये मेटल, इस पर आपने हथौड़ा बरसाया, कर्नल्स डिस्प्लेस हुए, लेकिन इंटरकर्नल डिस्टेंस सेम है, और कर्नल्स के साथ जो इलेक्ट्रॉन अटैच हैं वो भी डिस्प्लेस हो गए। तो शेप चेंज हो गई, स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुई। देयरफॉर मेटल्स आर अनब्रेकेबल, दे आर मैलिएबल एंड डक्टाइल। अलबत्ता अगर मेटल में नॉन मेटल की इंप्योरिटी ऐड कर दी जाए तो फिर मेटल भी ब्रिटल हो जाते हैं। इफेक्ट ऑफ impurity of non-metals on malleability and ductility। नॉन मेटल की इम्प्योरिटी की वजह से मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी पर क्या इफेक्ट होता है? when metal the metals become brittle when impurity of non-metal is added to them। जब मेटल्स में नॉन मेटल्स की इम्प्योरिटी ऐड कर दी जाए तो मेटल्स नॉन ब्रिटल हो जाते, तो मेटल्स ब्रिटल बन जाते हैं, क्योंकि नॉन मेटल में कोवेलेंट बॉन्ड होता है, और कोवेलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल है। आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल है, मेटालिक बॉन्ड भी नॉन डायरेक्शनल है, बट कोवेलेंट बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल। ये हम अभी पढ़ेंगे कि कोवेलेंट बॉन्ड क्यों डायरेक्शनल होते हैं। अब चूंकि कोवेलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल हैं, जब आप उन्हें हिट करेंगे तो ऑर्बिटल की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, इसलिए कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड ऑर्बिटल के ओवरलैप से बनता है,
जब आप ऑर्बिटल की डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। व्हेन नॉन मेटल्स आर हिट विद हैमर्स, जब नॉन मेटल को हैमर से हिट किया जाता है, देयर डायरेक्शनल कोवेलेंट बॉन्ड्स आर ब्रोकन। फॉर एग्जांपल, पिग आयरन ब्रिटल होता है क्योंकि इसमें कार्बन की इम्प्योरिटी होती है। पिग आयरन इज ब्रिटल बिकॉज इट हैज 3.4 to 3.5% कार्बन। कार्बन नॉन मेटल है। सिमिलरली वुड, ग्लास, फास्फोरस, सल्फर, दे आर ऑल्सो ब्रिटल क्योंकि इन नॉन मेटल्स में भी कोवेलेंट बॉन्ड है। ये देखें, कोवेलेंट बॉन्ड क्यों डायरेक्शनल है? ये पी ऑर्बिटल से जब ओवरलैप होगा, ये रेड लोब के साथ ही ओवरलैप करेगी। ये कलर का मतलब ये है कि जिन लोब का कलर सेम है उनमें इलेक्ट्रॉन की वेव साइन सेम है। इसलिए जब ये रेड लोब के साथ ओवरलैप करेगी तो इलेक्ट्रॉन वेव की कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। एक इलेक्ट्रॉन का क्रस्ट दूसरे के क्रस्ट से और ट्रफ दूसरे के ट्रफ से मिलेगा। इस तरह कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी और बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल बनेगा। लेकिन अगर ये रेड लोब ब्लू लोब से ओवरलैप करे, इन दोनों में चूंकि इलेक्ट्रॉन का वेव साइन डिफरेंट है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन वेव की डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। एक इलेक्ट्रॉन की वेव का क्रस्ट दूसरे इलेक्ट्रॉन वेव की ट्रफ से मिलेगा और इस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से एंटी बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल बनेगा सिग्मा स्टार पी एक्स। ये लीनियर ओवरलैप है। अब देखें, अगर पैरेलल ओवरलैप हो तो फिर लीनियर ओवरलैप से सिग्मा बॉन्ड बनेगा और पैरेलल ओवरलैप से पाई बॉन्ड बनेगा। अब ये देखिए, अगर डायरेक्शन चेंज हो जाए, ये कोवेलेंट बॉन्ड चूंकि एक खास डायरेक्शन से बन रहा है, ये डायरेक्शन चेंज होगी तो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ये देखिए, ये पी ऑर्बिटल का दूसरे पी आई ऑर्बिटल से ओवरलैप रेड लोब से और ब्लू लोब से मिलेगी तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। क्योंकि इन दोनों रेड लोब में मौजूद इलेक्ट्रॉन का वेव साइन सेम है, इनके इलेक्ट्रॉन वेव की कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी और ये बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल बनेगा। ये बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल है, इसकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी से कम होगी। लेकिन अगर रेड लोब ब्लू लोब से मिल जाए तो इनमें इलेक्ट्रॉन वेव में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। एक इलेक्ट्रॉन वेव का क्रस्ट दूसरे के ट्रफ से मिलेगा। अब एंटी बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल बनेगा। अब ये देखें, ये ओवरलैप एक खास डायरेक्शन से हो रहा है, इसलिए हम कहते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल बॉन्ड है। ये देखें, पॉजिटिव लोब से मिलेगी और नेगेटिव लोब से मिलेगी तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, पाई ऑर्बिटल बनेगा। और अगर पॉजिटिव लोब नेगेटिव से और नेगेटिव पॉजिटिव से मिल गई तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को रिप्रेजेंट नहीं करते, वेव साइन को रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों लोब में अगर पॉजिटिव साइन है, इसका मतलब है दोनों लोब में मौजूद इलेक्ट्रॉन का वेव साइन सेम है और उनमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। अगर एक लोब पे पॉजिटिव साइन है, दूसरे पे नेगेटिव साइन है, इट मीन इन दोनों में मौजूद इलेक्ट्रॉन वेव का साइन डिफरेंट है और उनमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के नतीजे में एंटी बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल बनेगा। अगेन, अगर पॉजिटिव लोब से मिले कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल बनेगा। अगर पॉजिटिव लोब नेगेटिव लोब से मिल गई तो एंटी बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल बनेगा। अनदर प्रॉपर्टी इज मेटालिक लस्टर। मेटल की सरफेस शाइनिंग होती है। अगेन दिस प्रॉपर्टी इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मेटल में चूंकि फ्री इलेक्ट्रॉन है,
वो लाइट अब्जॉर्ब करते हैं, एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, और एक्साइटेड स्टेट स्टेबल नहीं होती, इलेक्ट्रॉन वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आते हैं, एनर्जी अब्जॉर्ब रिलीज करते हैं, दैट इज वाई दे लुक मेटल लुक शाइनिंग। लेकिन ये प्रॉपर्टी सिर्फ मेटल में है। नॉन मेटल में चूंकि इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड होते हैं, वो इजीली एक्साइट नहीं होते, इसलिए नॉन मेटल की सरफेस शाइनी नहीं होती बल्कि डल होती है। तो फ्रेशली कट मेटल सरफेस इज शाइनी बिकॉज valence electron absorb light, they go to excited state, and then they are followed by de-excitation. Therefore metals have shining surfaces. This property is called metallic luster. ये freshly cut metal surface इसलिए कहा गया है कि अगर मेटल ज़्यादा देर पड़ी रहे तो उसकी सरफेस पर डस्ट डिपॉजिट हो जाती है, इस वजह से उसकी शाइनिंग कम हो जाती है। जब आप उसे कट करते हैं तो जो फ्रेशली कट पीस होता है वो ज़्यादा शाइनी नज़र आता है। हाँ, अलबत्ता अगर आप मेटल की सरफेस को वॉश करें अच्छी तरह, डस्ट को रिमूव कर दें, तो फिर उसकी मेटल की सरफेस शाइनिंग हो जाती है। नॉन मेटल्स लाइक वुड, फास्फोरस, सल्फर, दे डू नॉट शो शाइनिंग सरफेस बिकॉज देयर इलेक्ट्रॉन्स आर स्ट्रांगली बाउंड। ये है मेटल की शाइनिंग सरफेस। अलबत्ता अगर मेटल का पाउडर बना लिया जाए या स्पॉन्ज बना लिया जाए तो फिर उसकी सरफेस पर शाइन नहीं रहती, क्योंकि पाउडर लाइट को अब्जॉर्ब कर लेता है, लाइट को अपने अंदर ट्रैप कर लेता है। जब आप मेटल पीस का पाउडर बना लेते हैं तो उसमें बहुत सारी इरेगुलर सरफेसेस बन जाती हैं और उसमें वैक्यूम क्रिएट हो जाता है जो कि लाइट को ट्रैप कर लेता है। देयरफॉर पाउडर फॉर्म में मेटल शाइनी नहीं होती। तो ये मेटालिक लस्टर की प्रॉपर्टी डिसअपियर हो जाती है इन पाउडर फॉर्म। Another property is tensile strength. Tensile strength का मतलब है ability to resist applied load. मेटल पे अगर लोड अप्लाई किया जाए तो वो इस लोड को रेजिस्ट करते हैं, ब्रेक नहीं होते। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ। नॉन मेटल्स लोड को रेजिस्ट नहीं कर सकती, ब्रेक हो जाती हैं। rigidity and hardness, metals are hard and rigid except alkali metals। और जितना मेटल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उतना ही उसमें हार्डनेस ज़्यादा होगी। हार्डनेस एंड रिजिडिटी डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड इनवर्सली डिपेंड ऑन साइज ऑफ कर्नल। अल्कली मेटल्स सॉफ्ट होते हैं क्योंकि इनमें सिर्फ एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ये हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी मेटल की प्रॉपर्टीज को किस तरह रिप्रेजेंट करती है। अब इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी की कुछ लिमिटेशंस भी हैं। इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी ये एक्सप्लेन नहीं करती कि कुछ मेटल का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है और कुछ का मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है। तो इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन व्हाई डिफरेंट मेटल्स हैव डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट्स। फॉर एग्जांपल टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट 33 डिग्री सेंटीग्रेड। टंगस्टन भी मेटल है और मरकरी भी मेटल है। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट है 33 डिग्री सेंटीग्रेड और मरकरी का मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से भी बिलो है, इसलिए मरकरी लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। तो इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन व्हाई डिफरेंट मेटल्स हैव डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट्स। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन व्हाई डिफरेंट मेटल हैव डिफरेंट थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। कुछ मेटल्स बहुत अच्छी कंडक्टर्स होती हैं और कुछ रिलेटिवली कम अच्छी कंडक्टर होती हैं। Some metals are very good conductors and some are relatively poor conductors. Electron gas theory cannot explain why different metals have different electrical and thermal conductivity. तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।